Hello everyone, today we will discuss the topic Hooke's law and modulus of elasticity. In my previous video, we have learned that the matter is of three types. Matter आपका तीन type का होता है, that is solid, liquid and gas. Solid, liquid, gas. ओके तो इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी जो है सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है और ये हुक्स लॉ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ओनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हुक्स लॉ एंड देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका तीन टाइप का होता है, यंग्स मॉडुलस, bulk modulus and modulus of rigidity. Modulus of elasticity according to the applied force and depending on the change on the body. जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस टाइप का आप फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स की वजह से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं उसी पर डिपेंड करते हैं आपके टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हुक्स लॉ. Hooke's law states that within elastic limit. within elastic limit का मतलब होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर. इलास्टिक लिमिट का मतलब है जैसे आपने रबर बैंड लिया, रबर बैंड के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया तो एक लिमिट होगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स को हटा देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है. डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करते हैं जिससे बॉडी की शेप चेंज होती है. डिफॉर्मिंग फोर्स जब आपने अप्लाई किया बॉडी की शेप चेंज हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. दिस कॉल्ड इलास्टिसिटी. विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है आपने बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो मैक्सिमम फोर्स जब तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप से चेंज होती है और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट जैसे रबर बैंड है, आपने फोर्स अप्लाई किया, शेप चेंज हो गई. अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाएगा फोर्स और आपकी रबर बैंड जो है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी. तो विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब जहाँ तक वो मटेरियल या वो बॉडी शेप चेंज करके अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो शेप चेंज कर देते हैं और फोर्स हटा देने पर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, उससे ज़्यादा अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी आपकी प्लास्टिक बॉडी बन जाती है, परमानेंटली चेंजेस आ जाते हैं. ओके तो हुक्स लॉ ये कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली proportional to strain produced in a body. Stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. ओके तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है. प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो यू विल पुट अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट कैपिटल ई लगाएंगे यहाँ पर, कैपिटल ई इनटू स्ट्रेन. ई के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इस ई जो आपने कांस्टेंट लगाया है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको आप बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. ओके हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट. अगर बॉडी पर जितना फोर्स या जितना स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है तभी हुक्स लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज इलास्टिक लिमिट के बाद स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन वी कांट से. ओके तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. प्रोपोर्शनल का साइन आप रिमूव करेंगे, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यू पुट अ कांस्टेंट, यहाँ एक स्पेशल कांस्टेंट लगेगा दैट इज कैपिटल ई, छोटा ई नहीं चलेगा. स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इनटू स्ट्रेन. ई को सब्जेक्ट लेके आप फॉर्मूला बनाएंगे तो इट विल बिकम ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इस ई का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपिटल ई है इसको आप बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि आपने फोर्स किस टाइप का लगाया है. बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा है, टेंजेंशियल फोर्स लगा है, टेंजेंशियल फोर्स लगा है, कंप्रेसिव फोर्स लगा है, तो उस
टाइप ऑफ फोर्स की वजह से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसकी वजह से बनते हैं आपके टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का जो साइन होता है वो कैपिटल वाई होता है। यंग साइंटिस्ट है, अपने नाम पर दिया है तो सिंबल कैपिटल वाई। यंग्स मॉडुलस क्या कहता है? यंग्स मॉडुलस स्टेट्स दैट या डिफाइन एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस आप पढ़ रहे हैं तो मैंने भी बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं या टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के बनते हैं। अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस है तो लेंथ चेंज होगी, यंग्स मॉडुलस बनेगा। वी विल एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ। ओके तो यंग्स मॉडुलस मैं आपको समझा रही हूँ। यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस आपने भी डेफिनेशन में पढ़ा है। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस इसको बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके आपने एक वायर कंसिडर किया या आपके पास कोई रॉड है, उस रॉड को आपने ऊपर से फिक्स कर दिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब इसका एरिया आपने कितना ले लिया? कैपिटल ए। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कैपिटल एल। जब आप इस रॉड का ये एंड क्या है? फिक्स। रिजिड सपोर्ट से आपने इसको क्या कर दिया? फिक्स। जो फ्री एंड है वहां पर आपने फोर्स लगाया कैपिटल एफ। तो इस फोर्स लगाने की वजह से इस रॉड की या इस वायर की लेंथ में चेंज होगा। सपोज इसका चेंज इन लेंथ कितना हो जाता है? डेल्टा एल। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स लिख सकते हैं या फिर रीस्टोरिंग फोर्स आप लिख सकते हैं। तो फोर्स इस बॉडी पर कितना अप्लाई कर रहे हैं आप? एफ। फोर्स कितना है? एफ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इस वायर का? ए। तो स्ट्रेस कितना हो गया आपका? एफ अपॉन ए। और ये स्ट्रेस किस टाइप का है आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकेंड यू विल फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है या फिर स्ट्रेन आप क्या बढ़ते हैं? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन क्या चेंज हो रहा है? बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है तो वी विल राइट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके तो चेंज इन लेंथ जब आपने फोर्स एफ अप्लाई किया तो बॉडी की कितनी लेंथ चेंज हो गई? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल। ये दोनों वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे? यंग्स मॉडुलस। तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस F अपॉन ए अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल। तो y का जो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ इनटू एरिया। दिस इज यंग्स मॉडुलस, फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। अब अगर ये रॉड आपका कैसा है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो उस समय एरिया आपका कितना बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाता है एफ इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर हो जाएगा इस जो वायर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस इंटू डेल्टा एल चेंज इन लेंथ होता है आपका। फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका। ओके और एसआई यूनिट क्या बन जाएगा यंग्स मॉडुलस का? ऑफ यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का
कोई यूनिट नहीं होता, तो एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव मीन्स आप किसी बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, उसको प्रेशर दबा रहे हैं, प्रेशर में है कोई बॉडी। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आप रेशियो लेते हैं तो दैट विल बी बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपका बन जाता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक स्फेयर लिया, स्फेयर को आपने वाटर में इमर्ज कर दिया या किसी लिक्विड में डालेंगे तो वो लिक्विड उस स्फेयर की सरफेस पर चारों तरफ से कैसा फोर्स एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। ओके, सपोज इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया आपने कितना ले लिया, ए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है आपके पास, वी। ओके, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, एफ। जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कितना है, एफ। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो स्फेयर है इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, v माइनस डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, v। तो आप इसमें क्या फाइंड करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और फिर आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या बन जाएगा आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एफ, और सरफेस एरिया बॉडी का कितना है, ए। फोर्स अपॉन एरिया आपका क्या बन गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और फोर्स अपॉन एरिया ही आपका क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा इस केस में। तो ये पी बन गया आपका प्रेशर। ओके, क्योंकि ये फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ बॉडी के, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम v था, जब आपने उसके ऊपर फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया तो वो कितना चेंज हो गया, डेल्टा v। साथ में माइनस, क्योंकि निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जब नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है तो बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, v। ये दोनों वैल्यूज आप कहाँ पुट करेंगे, बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में। तो यू विल गेट बल्क मॉडुलस को b से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, स्ट्रेस की जगह आपने क्या लगा दिया, प्रेशर p अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो बल्क मॉडुलस आपका क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू p इंटू वी अपॉन माइनस, आप ऊपर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। माइनस का एक साइन है, आपका एक साइन पुट करना है, आप ऊपर लगा दो, आप नीचे लगा दो, इट विल नॉट मैटर। तो जो बल्क मॉडुलस है वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल फोर्स की वजह से चारों तरफ से जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है, उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस, फिर से वही फॉर्मूला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा सेम यूनिट आएगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव का मतलब होता है फोर्स उसको कंप्रेशन में ला रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। कंप्रेसिव का मतलब नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है और बॉडी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेस है या स्ट्रेस है, फॉर्मूला तो आपका फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स अपॉन एरिया इस केस में क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। फिर आपने इसको बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में पुट किया, यू विल गेट माइनस पी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। निगेटिव साइन शो कर रहा है कि नॉर्मल फोर्स की वजह से वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस, और इसको शो करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा ये साइन होता है आपका। ओके, यंग्स मॉडुलस को y से शो करते हैं, बल्क मॉडुलस को b से शो करते हैं, k से भी शो करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका हो जाता है ईटा। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। जब आप किसी बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है, बॉडी की शेप चेंज होती है। तो मॉडुलस आपका क्या बन जाता है, मॉडुलस आप उस मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं या फिर शियर मॉडुलस बोलते हैं, बोथ आर सेम थिंग। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर किसी बॉडी के ऊपर आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, बॉडी की शेप में जो चेंज आते हैं उनके रेशियो को आप क्या बोलेंगे, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फॉर्मूला इसका हो जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो इसके लिए आप क्या लेंगे, आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्यूबॉइड आपके पास है। ओके, इस क्यूबॉइड को आपने किसी सरफेस के ऊपर रखा। जब आप इसको किसी सरफेस के ऊपर रखेंगे और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, फिक्स। ओके, और जो ऊपर का सरफेस है, आमने सामने के जो फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नीचे वाला सरफेस आपने फिक्स कर दिया, ऊपर वाले अपोजिट फेस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया एफ। ये एफ क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। आपने एक बॉडी ली, ब्लॉक लिया है, ब्लॉक का लोअर सरफेस आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आपने उस ब्लॉक जो फिक्स सरफेस है उसके अपोजिट आपने क्या लगाया, टेंजेंशियल फोर्स एफ। सपोज इस पूरे ब्लॉक का जो एरिया है वो कितना है, ए। सरफेस एरिया कितना हो गया ब्लॉक का, हर एक सरफेस का एरिया है ए, कैपिटल। तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई जब आप करेंगे तो बॉडी की शेप चेंज होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस समय जो बॉडी की शेप आएगी उसमें ट्विस्टिंग हो जाएगी। ये शेप, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो कितने एंगल से बॉडी में ट्विस्टिंग आ गई, थीटा एंगल से। तो इस थीटा को आप क्या बोलते हैं, दिस इज थीटा, दिस कॉल्ड शियर स्ट्रेन या एंगल ऑफ शियर। तो शियर स्ट्रेन आपका क्या बन जाता है, शियर स्ट्रेन is equal to theta. तो now we will find tangential stress. टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एफ। एरिया कितना है, ए। और शियर स्ट्रेन आपका क्या हो गया, थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करेंगे यंग्स मॉडुलस के, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है, एफ अपॉन ए, और शेयर स्ट्रेन कितना है आपके पास, थीटा। तो यू विल गेट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू थीटा अपॉन ए। एफ क्या है आपका, टेंजेंशियल फोर्स, थीटा क्या है, शेयर स्ट्रेन, जितने एंगल से बॉडी में ट्विस्टिंग आई है। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ द ब्लॉक। ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के लिए अगेन वी विल सी दैट इसमें क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और शेयर का कोई यूनिट नहीं होता। तो ईटा का जो एसआई यूनिट बनेगा आपका क्या बनेगा, एसआई यूनिट ऑफ ईटा इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस आपका होता है जब आप किसी बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी की शेप चेंज होती है। तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया आपने यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर एफ, उसकी शेप कितने एंगल से बॉडी में ट्विस्टिंग हुई है, थीटा, वो बन जाता है आपका शियर स्ट्रेन। यहाँ पर टेंजेंशियल की जगह आप शियर स्ट्रेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। शियर स्ट्रेस दोनों का मतलब सेम होता है। आज हमने पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ पर ही ये सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड है। हुक्स लॉ का फॉर्मूला बनता है आपका, हुक्स लॉ से आपको पता चला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला बनता है अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी शेप चेंज हो रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके 3 टाइप्स के बन गए। यंग्स मॉडुलस जब बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है, बल्क मॉडुलस जब बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब बॉडी की शेप चेंज होती है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से होता है ये शेप चेंज। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच।